तो हम मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 1 का ये तीसरा पार्ट रहेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर 4 टॉपिक थे: कटिंग फ्लूइड्स, लेथ, शेपिंग एंड प्लेनिंग एंड मिलिंग। तो हम 2 पार्ट को एक वीडियो में कन्वर्ट किए और ये अगला 2 जो पार्ट है उसको एक वीडियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अपने पास नया नोट्स भी अवेलेबल है और आपके जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चलते थे वो नोट्स भी अवेलेबल है। तो हमने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी इन दोनों नोट्स को आपको मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वाला जो सेक्शन है उसमें अपलोड कर दिया है। अब अपलोड क्यों किया है उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ समझ लेंगे, उसके बाद इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए, हमने इस चीज़ को आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके प्लेसमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अब आप ये मत समझना कि जो पुराना लिखा हुआ है वो चिट डेड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके दिमाग का कंसेप्ट बहुत अलग है, आप अलग सोचते हो। जो एक बार आप नोट्स बनाते हो उसको आप सालों साल प्रोफेसर उसी चीज़ को चलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेपर मशीन है तो सेपर का मैकेनिज्म अगले साल चेंज नहीं हो जाता है, समझ रहे हो। तो हमने इसको बहुत ब्रीफ में नहीं लिखा है, बहुत डिटेल में लिखा है, जो कि आपको ज़्यादा समझने में मौका मिलेगा। तो इसीलिए हमने वहाँ पे भी अपलोड कर दिया और सेपर वाला जो टॉपिक है हम अपने पुराने नोट्स की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ से पढ़े या वहाँ से पढ़े, सेपर मशीन के मैकेनिज्म में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको और डिटेल देखने को मिलेगी। समझ गए मेरे प्यारे साथियों मेरी बात। इसको मैंने नोट्स के फॉर्म में भी अपलोड कर रखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी समझने में। तो सेपर क्या है? एक बड़ा ही वर्सेटाइल मैकेनिज्म है। क्या है? बड़ा ही वर्सेटाइल मैकेनिज्म है जिसका उपयोग मुख्य रूप से फ्लैट एवं कर्व सरफेस के उत्पादन में होता है। ध्यान से समझिएगा। शेप का मतलब क्या है? किसी चीज़ को एक शेप देना। शेप का मतलब कैसे दोगे आप? फ्लैट शेप। फ्लैट का मतलब एक समतल शेप, और आप एक कर्व शेप भी दे सकते हो, ठीक है। कर्व शेप का मतलब उसके बीच में कोई आप की वेज बनाओ। की वेज का मतलब कि कुछ भी उसके अंदर आप डाल करके फिर ऊपर से कुछ लगा करके आप वहाँ पे नट बोल्ट का मैकेनिज्म सेट करो, तो एक की वेज होता है, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पर जो शेपर मशीन है उसका काम जो होता है सरफेस बनाना और की वेज बनाना और ग्रुप्स बनाना। ग्रुप्स बनाने का मतलब क्या है कि शेपर मशीन ऐसे चलेगी, देखो ऐसे चली, फिर वापस आई, फिर वापस आई, फिर गई, फिर वापस आई, फिर वापस आई गई। ऐसे करोगे तो क्या होगा कि ये ग्रुप्स बन जाएगा। ग्रुप्स का मतलब खांचा। क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ खांचा, ठीक है। तो खांचा बन जाएगा तो क्या होगा, जिस तरीके का यूज होगा इंडस्ट्री में उस तरीके से वो आप करोगे। तो शेपर मशीन का उपयोग आप समझ गए कि फ्लैट, कर्व, की वेज बनाना, इन सब में आप सभी का होता है। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड हो सकते हैं। अब जो सरफेस हम बना रहे हैं, अब उसको हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं और किसी भी एक एंगल पर भी बना सकते हैं। समझ गए बात आप लोग। तो आपसे इसीलिए मैंने पिछले नोट्स को नहीं कवर किया, इस वाले नोट्स में और भी डिटेलिंग में मैंने लिखा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ये विभिन्न सरफेस मशीनिंग, की वेज बनाना, ग्रुप्स बनाना आदि के काम में आते हैं। इस मशीन में एक सिंगल पॉइंट टूल का प्रयोग होता है जिसे एक रेसिप्रोकेटिंग रैम पर लगे एक टूल बॉक्स में पकड़ा जाता है। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी चीज़ आगे पीछे आता है, ठीक है। रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। एक बार इधर गया फिर इधर आएगा, एक बार इधर गया फिर इधर आएगा, समझ गए। ये होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? इसमें एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग रैम होता है और एक टूल बॉक्स में उसको फिट किया जाता है। ये क्या किया जाता है? सरफेस का मशीनिंग करने में, यानी फ्लैट करने में, की वेज बनाने में और ग्रुप्स बनाने में यूज होता है। आप जो सरफेस को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड तीनों तरीके से फ्लैट कर्व बना सकते हो। और एक ऐसी वर्सेटाइल मशीन है, क्या है? शेपर मशीन। आपको मुझे लगता है कि इसके बारे में चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। आइए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर, क्या हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तीसरा क्वेश्चन बहुत रियर है, लेकिन
आने वाले जो हैं 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो दूसरा, पहला है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर और प्लेनर, ठीक है, ये 2 चीज़ पूछा जाएगा। आपको ये डायग्राम बनाना है। देखो पिछले वाले नोट्स के अंदर इस तरीके का डायग्राम भी अटैच नहीं है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आपको दोनों नोट्स को देखना है, ठीक है, दोनों नोट्स को देखना है। देखो मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप ये देख रहे हो या वो देख रहे हो, दोनों चीज़ों में कंटेंट जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप अपने कह सकते हैं कि जहन में उतारो, अपने दिमाग में उतारो, ठीक है। हमने दोनों ही नोट्स को बहुत ही प्रिस्क्राइब तरीके से तैयार किया है और मैं चाहता हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आपको अवेलेबल हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर एंड प्लेनर, ठीक है भैया। चलो, और यहां पर आप इसको देख सकते हो, ये आपका टूल लगा हुआ है। एक आइडियल स्ट्रोक होता है। आइडियल स्ट्रोक का मतलब क्या है, पहले इसको भी समझा देता हूं। और कटिंग स्ट्रोक इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। शेपर प्लेनर का मतलब ये होता है कि एक साइड में, मान लो फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है, ठीक है, इधर की तरफ मशीन गई और क्या किया, कटिंग करा। लेकिन हमको लौटते समय कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो, जाते समय जब कटिंग करोगे तो इसकी स्पीड कैसी होगी, किसी चीज को काटते हुए जाओगे तो धीरे कटेगा, लेकिन जब उसको लौटोगे तो वो तेजी से आ जाता है, यानी वो बिना काटे हुए आ रहा है। तो वो स्ट्रोक जो होता है वो आइडियल स्ट्रोक होता है। और जो काटते हुए जाता है वो कौन सा स्ट्रोक होता है, वो होता है आपका कटिंग स्ट्रोक। और ये फीड आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये आप डायग्राम बनाकर बहुत प्यार से नंबर उठा सकते हो, ठीक है भैया। आइए, शेपर मशीन पर कार्यखंड को होल्डिंग टूल, इसी में आपको वर्क होल्डिंग टूल भी पढ़ना है, ठीक है। इसी यूनिट के अंदर वर्क होल्डिंग टूल को भी आपको पढ़ना है। वर्क होल्डिंग टूल द्वारा पकड़कर मशीन की मेज पर क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। और टूल को मशीन के रैम पर लगे टूल बॉक्स में पकड़ते हैं। जो टूल पकड़ते हैं वो कहाँ पर पकड़ते हैं, वो आपके टूल बॉक्स के अंदर पकड़ते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हो मैकेनिज, यहाँ पे एक रैम लगा होता है, उस रैम के माध्यम से क्या करते हैं, हम टूल को टूल बॉक्स के अंदर पकड़ लेते हैं। और वर्क होल्डिंग द्वारा क्या करते हैं, हम वर्क पीस को होल्ड कर लेते हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हमने ऊपर ही बताया था कि कौन सा मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ये सिलेंडर होता है, इसके अंदर होता है पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन होता है, अगर आप सभी थोड़ा बहुत 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में जानते होंगे, तो यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग मान लो लगा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है और यहाँ से निकल जाता है। तो एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है तो ये नीचे जाता है। उसके बाद जब स्पार्किंग हो, फिर उसके बाद ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कंप्रेस होगा, उसके बाद स्पार्क होगा। तो जो ये सिलेंडर पिस्टन जो है ऊपर से नीचे जा रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, समझ गए। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक, जैसे मान लो ऊपर की तरफ गया और फॉरवर्ड स्ट्रोक है, तो उसमें धातु की कटिंग हो रही है। और रिटर्न स्ट्रोक में क्या होता है, धातु की कटिंग नहीं होती है, यानी वो आइडियल स्ट्रोक होता है। इसे हम आइडियल स्ट्रोक कहते हैं। इसमें हम कार्यखंड को स्थिर रखा जाता है। इसमें कार्यखंड को क्या करते हैं, हम स्थिर रखते हैं। कार्यखंड को लाइन ऑफ स्ट्रोक की नॉर्मल डायरेक्शन में इंडेक्स फीड प्रदान करते हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि कार्य वर्क पीस है उसको हम लाइन ऑफ स्ट्रोक की नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल का मतलब क्या है, लंबवत डायरेक्शन में क्या करते हैं, फीड देते हैं। जो जिस जगह भी हमको स्ट्रोक देना है, जहां पर भी हमारा कटिंग करना है, उसको हम नॉर्मल डायरेक्शन में यानी आपके लंबवत डायरेक्शन में क्या देते हैं, एकदम 90 डिग्री पे फीड दे रहे हैं, ठीक है भैया। शेपर मशीन के हम विभिन्न टाइप्स हैं। आप न्यू नोट्स जो है, न्यू नोट्स अगर आप देखेंगे हमारा, ठीक है, न्यू नोट्स के अंदर इसके टाइप्स को और भी डिटेलिंग में मैंने दिया है, तो अभी मैं उसके ऊपर भी चलूंगा। अकॉर्डिंग टू रैम रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म, रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म के बेसिस पे क्रैंक शेपर होता है, गियर्ड शेपर होता है, हाइड्रोलिक शेपर होता है। रैम के ट्रेवल के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हेड शेपर। अकॉर्डिंग टू वर्क टेबल डिजाइन स्टैंडर्ड शेपर, यूनिवर्सल शेपर। अकॉर्डिंग टू कटिंग स्ट्रोक पुश टाइप शेपर और ड्रॉ कट शेपर। तो इतना ही बहुत है। आप अगर आप चाहें तो हमारे न्यू नोट्स, जो आपको तो दोनों नोट्स मिला है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही नोट्स मिल रहा है, आप दोनों नोट्स में और भी चीज़ों को याद कर सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए इनफ है। अब आता है प्लेनिंग मशीन। ऐसा नहीं है, ये अगर आपका शेपर मशीन लव है तो ये क्या है, आपका कुश है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। शेप करता है, एक प्लेन करता है और कुछ नहीं है। जैसे आपका क्या करते हैं,
रोटावेटर का एग्जाम्पल ले लो, रोटावेटर चल रहा है, पीछे से उस आपका क्या करता जा रहा है, समतल करता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्क पीस यहाँ पे हम हाईलाइटर यूज करेंगे जो क्या होते हैं, भारी होते हैं, और जिन्हें शेपर मशीन पर हम समतल नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें उनके लिए क्या करते हैं, एक बड़े आकार की मशीन होती है जिसे हम प्लेनिंग मशीन कहते हैं, और इसे हम कहते हैं प्लेनर। समझ गए। भारी वर्क पीस के लिए हम प्लेनर मैकेनिज्म यूज करते हैं। कुछ भी आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा शेपर और प्लेनर में, यानी शेपर पढ़ लिया तो प्लेनर आपने पढ़ लिया। यहां पर भी क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगुलर, यानी आप हॉरिजॉन्टल भी कटिंग कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो, और किसी एंगल पे भी आप कटिंग कर सकते हो, यानी मशीनिंग कर सकते हो। वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है, देख लीजिए आप। जो क्या नाम है, फिगर था पहले और इसमें कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 90 डिग्री पे फीड दे रहे हैं, ठीक है, और जॉब जो है वो रेसिप्रोकेटिंग में है, टूल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका प्लेनर मशीन। तो प्लेनर मशीन क्या करता है, मशीनिंग करता है किस चीज़ का, बड़े बड़े वर्क पीस का, ठीक है। और इसमें वर्क पीस को मशीन की मेज पर हमको रिजिडली पकड़ना होता है। वर्क होल्डिंग टूल पर क्या करना होता है, पकड़ना होता है, ठीक है भैया। और कहाँ पकड़ा जाता है, टूल को टूल बॉक्स में या टूल हेड में पकड़ा जाता है। और जो भी वर्क पीस होता है, जो मशीनिंग की जा रही है जिस वर्क पीस को, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में पकड़े हुए औजार के नीचे रेसिप्रोकेटिंग करती है। यानी जैसे हमारा जो वर्क पीस है, ठीक है, जो वर्क पीस है उसको हम क्या करते हैं, जो टेबल है, टेबल जो मशीन की टेबल है, उस पर क्या करता है, पीछे से आता है और क्या करता है, आपका कटिंग करता है, जिसे हम कहते हैं कटिंग स्ट्रोक। टेबल जब आगे जाता है तो क्या होता है, वो आपका कटिंग स्ट्रोक वापस आ जाता है, जिसे हम कहते हैं आइडियल स्ट्रोक। क्लियर बात है भैया। तो कटिंग स्ट्रोक और आइडियल स्ट्रोक के समय का अनुपात 2.1 होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस नोट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, पर्सनली कह सकते हो कि मैं इस नोट्स को पढ़ करके आगे भी चीज़ों को समझ रहा हूँ। तो आपको मैं अपने लिए अपना छोटा भाई समझ करके, ऑलरेडी आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना मेरा कोई ऐसा कोई पर्पज है, क्योंकि मैं सिर्फ मैकेनिकल वालों को ही गाइड करता हूँ पिछले कई सालों से। और मेरा बस ये है कि मैकेनिकल वाले अपने अच्छे से हमारे चलते रहें, और मैं बहुत नॉमिनल कॉस्ट में अपने मैकेनिकल वालों को आगे पुश करता हुआ जा रहा हूँ है लेकर, ठीक है भैया। तो हमारा बीटेक फिलहाल चल रहा है, आपको पता है फाइनल ईयर है, ऑलरेडी हमने डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो हमारा मोटिव है कि हम अपने जो प्यारे साथी हैं बस इनको ऐसे गाइड करते रहें बस। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस नोट्स को दिया है। जो इस नोट्स को अच्छी तरीके से रीड कर लेगा, या आप कह सकते हैं कि मेहनत करके खुद से बना लेगा, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत इसे मेहनत से बनाया है, ठीक है। अब देखो, आइडियल स्ट्रोक जो होता है, रिटर्न स्ट्रोक होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, अधिक होती है भाई। कोई चीज़ काटते हुए जा रहा है तो धीरे जाएगा, और जब वापस आएगा तो एकदम से स्पीड हाई होती है, ठीक है। कटिंग स्ट्रोक आराम होने से पहले रिटर्न स्ट्रोक के अंत में कार्यखंड को ऊपर एक्रॉस फीड दी जाती है। कहने का वही मतलब है कि कटिंग स्ट्रोक जब शुरू होता है, ठीक है, और रिटर्न स्ट्रोक के अंत में, यानी कटिंग स्ट्रोक शुरू से लेकर के जहां से वापस होना है वहां पर क्या किया जाता है, आपको फीड दिया जाता है, ठीक है। यहां तक आपको फीड देना था, दिया, उसके बाद वापस हो गया आपका, ठीक है। समझ गए भैया, कुछ नहीं है, ये एक लाइन है। प्लेनिंग मशीन के टाइप्स को समझ लेते हैं। प्लेनर मशीन निम्न प्रकार की होती है। एक स्टैंडर्ड प्लेनर है, ठीक है, ओपन साइड प्लेनर, प्लेनर मिलर, प्लेट मिलर प्लेनर, पिट प्लेनर, डिवाइड टेबल प्लेनर, ये कई तरीके के प्लेनर हैं। मिलर एंड ग्राइंडर प्लेनर और हाइड्रोलिक प्लेनर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये फिक्स है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये फिक्स है, लेकिन हम थोड़ा अपने पुराने नोट्स के माध्यम से थोड़ा शेपर और प्लेनर के टाइप्स को भी दिखा देते हैं आपको। तो हमारा जो न्यू नोट्स जो कि इस सिलेबस के बेस्ड पर है, देखो उस नोट्स में और इस नोट्स में अंतर, डिफरेंस बताता हूं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे है, यानी उसमें 11 यूनिट थे, उसमें और भी टॉपिक्स हैं। इसमें क्या है कि अलग अलग टॉपिक्स हैं, मतलब इसमें सिर्फ 20% का अंतर है। मतलब ये सिलेबस के क्रम वाइज में है, आपके जो न्यू सिलेबस के उसके क्रम वाइज में, और वो दूसरे क्रम में है, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ क्रम का अंतर देखने को मिलेगा। टॉपिक आपको मेजॉरिटी में सेम मिलेंगे, आपको चीजें सेम मिलेंगी। समझ गए मेरे प्यारे साथी। तो वो आप सोचना छोड़ दीजिए कि उसमें और इसमें कोई अंतर है, आप दोनों से मिला करके अपनी तैयारी को बहुत प्यार से कर सकते हो, ठीक है। तो ड्राइव के आधार पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्रैंक टाइप शेपर, गियर टाइप शेपर और हाइड्रोलिक टाइप शेपर है।
रैम के हिसाब से वही मैंने बताया था, और टेबल के आधार पे स्टैंडर्ड, यूनिवर्सल, कटिंग स्ट्रोक के आधार पे, और प्लेनर मशीन के प्रकार आप देख सकते हो, डिवाइडेड टेबल, हाउसिंग प्लेनर, ओपन साइड प्लेनर, पिन टाइप प्लेनर। ठीक है, अब आता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इतना छोटे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो कोई बात नहीं, मैं जब तक आपके साथ हूँ, मैकेनिज्म जो है इतना ही है, मैकेनिज्म में सिर्फ इतना ही है, कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो उसको कैसे लेंथ बड़ा किया जाता है वो मैं सिखाना चाहता हूं। ठीक है भैया, आओ। तो सेपर और प्लेनर के लिए जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, उसके लिए पहले नंबर एक डायग्राम जरूरी है। ठीक है, अब जैसे ही डायग्राम बनता है आपको 2 मार्क्स तैयार हो जाता है, यही डायग्राम से 2 मार्क्स तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको रैम देखने को मिलेगा, क्लैंपिंग लीवर है जिसकी वजह से हम इसको टाइट कर रहे हैं, ये रैम ब्लॉक है। ठीक है, और ये रॉकर आर्म है। रॉकर आर्म एक स्प्रिंग टाइप का ब्लॉक होता है जो कि आपके आगे पीछे होता है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, रैक और पिनियन। रैक और पिनियन का मतलब जो आप घर में चारा बांधने वाली मशीन होती है, आपने देखा होगा कि रैक और पिनियन अरेंजमेंट होता है वहाँ पर। ठीक है, 2 गियर्स आपस में मैच करते हुए आगे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैक और पिनियन है, यहाँ पे रॉकर आर्म का पीवेट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है टोटल, ये है आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, अब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहता क्या है उसको हम समझते हैं। देखो, सभी प्रकार की सेपर मशीन केवल अपने फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही धातु की कटिंग करती हैं। कहने का मतलब है सिर्फ ऐसे ही ये आपकी धातु की कटिंग करेगी, तथा बैकवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, न्यूट्रलाइजिंग होता है। ठीक है, बैकवर्ड स्ट्रोक में कुछ भी काम नहीं होता है, अतः इसमें क्या होता है कि समय व्यर्थ होता है, अगर वापस आने में भी उतना समय लगेगा तो क्या फायदा, बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो इसी प्रकार के एक सेपर में फॉरवर्ड स्ट्रोक न्यूट्रलाइजिंग लगा होता है, तथा इस आघात में बे होने वाला समय ही व्यर्थ जाता है, और न्यूट्रलाइजिंग स्ट्रोक चाहे जितनी शीघ्रतापूर्व किया जाए फिर भी इसमें कुछ ना कुछ समय तो अवश्य ही लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि सेपर में भी सेम प्रोसेस है और प्लेनर में भी सेम प्रोसेस है, तो फिर कुछ ना कुछ समय अवश्य ही लगेगा। इस समय के मान्य को शून्य कर पाना संभव नहीं है, परंतु अगर यह प्रयास होता कुछ ऐसी मैकेनिज्म लाई जाए जिससे क्या होगा कि यह समय न्यूनतम रहे, इसके लिए निम्न यंत्रावलियों का प्रयोग किया जाता है: क्रैंक स्लॉटेड मैकेनिज्म, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। ये आपके मैं टॉम के अंदर पढ़ रहा हूँ, क्या वाइटवर्थ जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है इसको हम टॉम के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप थ्योरी ऑफ मशीन आगे चलकर पढ़ेंगे तो थ्योरी ऑफ मशीन में आपको लिंक मिलेगा, पेयर मिलेगा और मैकेनिज्म मिलेगा, तो वहाँ पर ही आपको वाइटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में क्या है आपके क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सिलेबस में है। ठीक है, तो बस यही है कि जब आपका कटिंग स्ट्रोक होगा, ठीक है, कटिंग स्ट्रोक होगा तो आपका ये जो घूम रहा है, ठीक है, जब कटिंग स्ट्रोक होगा तो ये आपका कटिंग करते हुए जाएगा, लेकिन जब आपका रिटर्न आना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो बिना काम किए हुए जल्दी से वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। आइए पुराने नोट्स पर चलते हैं। जो नया नोट्स है उसको मैं बार बार पुराना नोट्स बोल रहा हूँ, बट ये वाला न्यू है। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सेपर और प्लेनर मशीन में यह मैकेनिज्म इसलिए लगाया जाता है ताकि फॉरवर्ड स्ट्रोक के बाद वापसी स्ट्रोक जल्दी हो सके और समय की बचत हो। ठीक है, तो सेपर मशीन में क्या चलता है और प्लेनर में क्या होगा इसको देख लीजिए। टूल आगे की दिशा में धीरे धीरे चलता है कटिंग के लिए। ठीक है, कटिंग हो रहा है तो धीरे धीरे चलेगा, और पीछे की दिशा में तेजी से लौटता है। यह क्रैंक और स्लॉटेड लिंक या हाइड्रोलिक सिस्टम से प्राप्त किया जाता है। तो सेपर मशीन में जो मैकेनिज्म है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है, अभी मैंने टाइप्स बताया आपको, वाइटवर्थ बताया, क्रैंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज्म बताया और हाइड्रोलिक बताया। तो जो सेपर मशीन है वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म जो होती है, क्रैंक एंड स्लॉटेड एंड हाइड्रोलिक सिस्टम मैकेनिज्म यूज होती है। देखो आपके सिलेबस में ये नहीं है कि आप क्रैंक एंड स्लॉटेड पढ़ो या हाइड्रोलिक सिस्टम को जानो, बस आपको ये जानना है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है भैया, और प्लेनर मशीन में क्या होता है ध्यान से देखिएगा। प्लेनर में टेबल को आगे पीछे और पीछे चलने के लिए रैक और पिनियन या हाइड्रोलिक सिस्टम को क्विक रिटर्न प्राप्त किया जाता है। जो आपका टेबल आगे पीछे होता है वो क्विक रिटर्न तरीके से वापसी होता है। वापसी स्ट्रोक तेजी होने से मशीन की क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब आते हैं हमारे वर्क होल्डिंग डिवाइसेज। कौन कौन से हमारे वर्क होल्डिंग डिवाइसेज हैं उनको हम देखते हैं। अब मैं
जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है उसको बताने से पहले एक आपको एडिशनल एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो, ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है और लेस चांस रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरल करने के लिए इन क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको एडवाइस क्या दे रहा हूँ कि जैसे वाइस है तो वाइस तो ठीक है, जैसे क्लैम्प्स वगैरह है तो इनके अगर आप ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, गूगल से निकाल करके अपने नोट्स के अंदर इसको बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्लॉक डायग्राम तो ऐड नहीं किया है, ठीक है। और आपका ब्लॉक डायग्राम जो ऐड क्या नाम है, ऐड कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वाइस क्या है समझो। वाइस आपको मैं बता दूं कि आपके वर्कशॉप में वाइस होगा जहां पर दो कुछ ऐसे लगे रहते हैं जिसके अंदर आप वर्कपीस को ऐसे पकड़ते हैं और नीचे एक नट लगा रहता है, उससे क्या होता है आप नचा देते हो तो ये जबड़े में क्या होता है, कैद हो जाता है, ठीक है। तो अपने यहाँ तो वेंच वाइस होता है। कौन कौन सा वाइस होता है, कौन सा वाइस होता है, वेंच वाइस, ठीक है। आपको मैं एक इंसिडेंट बता देता हूँ लगे हाथ। जब मैं डिप्लोमा में था, फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप हुआ करता था और बेंच वाइज जब भी मतलब फर्स्ट ईयर वर्कशॉप था, सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों वर्कशॉप था, ठीक है। वर्कशॉप प्रैक्टिस 1, वर्कशॉप प्रैक्टिस 2, जब हमारा जो सिलेबस था तो हमें एक ही क्वेश्चन पिछले 2 सेमेस्टर में पूछा गया और तीसरे सेमेस्टर में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी था तब भी था, और 5वें सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी था तब भी वर्कशॉप था, ठीक है। हम 5वें सेमेस्टर में जाके मुझे ये वॉइस याद, सब शब्द याद हुआ, वरना मेरे दिमाग से उतर जाता था। वो पूछते थे कि इसमें वर्कपीस को पकड़ा जाता है वो क्या होता है, अब मेरे दिमाग में वहाँ नहीं आता था, पढ़ के मैं रोज जाता था। ये सबसे सामान्य मतलब नॉर्मली अवेलेबल है। इसमें वर्कपीस के 2 जॉ के बीच में, ठीक है, वर्कपीस को क्या करते हैं, दोनों जबड़ों के बीच में क्या करके कस के पकड़ते हैं। खैर कस के तो 2 जबड़े के बीच में सबको पकड़ते हैं। अगला हमारा है क्लैम्प्स। ये क्या होता है, बड़े या अनियमित आकार को वर्कपीस को टेबल पर सीधा पकड़ने के लिए किया जाता है। यानी अगर वर्कपीस बड़ा है और थोड़ा इरेगुलर शेप में है तो वर्कपीस को टेबल पर हम पकड़ते हैं। एक होता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट का काम क्या है, वर्कपीस को वर्टिकल या एंगल पोजीशन में पकड़ने के लिए हम एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। मैंने बोला कि अगर आप ब्लॉक डायग्राम इसका देख लेते हो आपके दिमाग में भी याद रहेगा और एग्जाम में अगर आता है लिखने में बहुत मजा आएगा। बी ब्लॉक क्या होता है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को पकड़ने के लिए यूज होता है। एक होता है स्पेशल फिक्सचर, ठीक है, ये जटिल कॉम्प्लेक्स शेप जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं प्लेनर में वर्क होल्डिंग डिवाइस तो वही सेम है, क्लैंप्स होते हैं। उसके बाद प्लेनर वाइस एंगल प्लेट, ठीक है, प्लेनर जैक, ठीक है, प्लेनर वाइस हो गया, एंगल प्लेट, प्लेनर जैक। लंबे वर्कपीस को नीचे से सपोर्ट देने के लिए क्या होता है, जैक। जैक का काम ही होता है, जो जैक लगा होता है आपके टायर वगैरह को खोलने के लिए क्या होता है, बॉडी को ऊपर उठा देते हैं आपके किसको, गाड़ी के, और फिर आपका टायर खोलते हैं। तो प्लेनर जैक जो होता है वर्कपीस को नीचे से सपोर्ट देता है। और यहाँ पे स्पेशल फिक्सचर जो होता है वो रिपीटेटिव या कॉम्प्लेक्स शेप के लिए यूज किया जाता है। अब हमारे सिलेबस में है स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन, ठीक है। सिलेबस में जो गिवन है उसको हम इस नोट्स के अंदर समराइज किए हुए हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू तीनों से इंपॉर्टेंट है। यानी इस सिलेबस के चीज़ भी मिलेंगी, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी वही चीज़ है। मतलब हम आपको अधिक सीखने के लिए ये चीज़ दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक, यानी कोई चीज़ अगर आप काट रहे हो तो बहुत दूर तक आप काट सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आरा मशीन, ठीक है, आरा मशीन चलते हुए एक शेपर का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब काटते हैं उसको तो ठीक है, लेकिन पीछे जाते समय क्या होता है, रिवर्स जब आइडियल स्ट्रोक करते हैं वो, तो आइडियल स्ट्रोक क्या बहुत मतलब स्मूथली जाता है, लेकिन जब हम काटते हैं तो क्या होता है, काटते हैं तो बहुत मतलब मेहनत से काटते हैं। तो मैक्सिमम दूरी कवर करने के लिए, ठीक है, आगे पीछे के स्ट्रोक की कर सकते हैं इसमें शेपर मशीन के अंदर। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ड्राइव, ठीक है, मशीन किस ड्राइव से चलती है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। एक स्पेसिफिकेशन है कि क्रैंक है कि गियर्ड है कि हाइड्रोलिक है, ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर ये भी आता है। तीसरा है रैम स्ट्रोक पर मिनट, 1 मिनट में रैम के स्ट्रोक की संख्या। तो जो रैम स्ट्रोक पर मिनट है, 1 मिनट में कितने स्ट्रोक ये लगा सकता है, वो भी ये चीज़ यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन होता है कि इसका शेपर मशीन का। साइज ऑफ टेबल, ठीक है, वर्क टेबल की लंबाई और चौड़ाई। मैक्सिमम साइज ऑफ जॉब, मैक्सिमम साइज ऑफ जॉब को भी यहाँ पे पकड़ सकते हो।
फिर पावर ऑफ मोटर, मशीन चलाने वाले मोटर की भी पावर को यहाँ पे देखा जाता है। तो ये है शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और इसी तरीके से आपके स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लेनर मशीन है। तो प्लेनर मशीन में टेबल का हम देखते हैं आकार कि उस, क्योंकि टेबल के ऊपर वो रखा जाता है, और फिर टेबल के आगे पीछे की गति को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ टूल्स, कौन से टूल्स जो यूज हो रहा है उनके टूल्स के हेड की संख्या देखते हैं। और फिर मैक्सिमम जॉब साइज, क्योंकि ये बड़े वर्क पीस के लिए होता है तो मैक्सिमम जॉब देखते हैं। और जो मोटर की पावर है वो मैक्सिमम आपको यहाँ पे रखनी होती है। उसके बाद आपका स्पीड वगैरह के बारे में जो दिया था सिलेबस के अंदर वही चीज़ें हैं, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेपर एंड प्लेनर का टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा मिलिंग टॉपिक, ठीक है। तो फिलहाल अगर इस इतने की बात करें तो इतना तो हम आपको यूट्यूब पर अभी फ़िलहाल के लिए डेमो लेक्चर के तौर पे भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, जो कि इस वीडियो को आप देख रहे हो। बाकी आप ज्ञान विद सचिन ऐप पे सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। ज्ञान विद सचिन ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हो। बाकी हम मिलिंग मशीन को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि ऐप के अंदर बात करें तो 2 पार्ट के अंदर इस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। पहले में हमने कटिंग फ्लूइड्स एंड लेथ को देखा, दूसरे में शेपिंग एंड प्लेनिंग को हम देखने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी पहली यूनिट कवर होने वाली है। तो चलिए आप लोग ऐप पर जुड़ जाइए और फटाक से अपनी तैयारी को बूस्ट करिए।